ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र। और राजस्थान के अफवाह तंत्र में अपन जो पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और राजस्थान की प्रमुख नदियों पर स्थित बांध और राजस्थान की नदियों पर स्थित चल रही सिंचाई परियोजना, ये सारे जो टॉपिक है वो अपन करेंगे कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं। तो राजस्थान में बहाव की दृष्टि से नदियों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, आंतरिक अपव्यय प्रणाली जो लगभग 60% रखती है, यानी सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के अंदर आंतरिक अपव्यय प्रणाली का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है वो 17% रखता है। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी में जो गिराने वाली नदियां हैं अपना जल, वो है 23%। इसके बाद में भारत में कुल भूमिगत जल का जो राजस्थान में 1.69% है। और राजस्थान में कुल नदी बेसिन है वो 15 है और उप बेसिन की संख्या वो है 58। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि आंतरिक अपव्यय प्रणाली वाली नदियाँ कौन सी होती हैं। तो ऐसी नदी जिसका जो जल है जो सागर या महासागर में नहीं गिरकर और अपने सतलीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं या फिर विलीन हो जाती हैं, इस प्रकार की जो नदियाँ होती है वो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक अपव्यय प्रणाली। और राजस्थान में इस प्रकार की जो नदियाँ हैं इनका जो कुल परसेंट कितना है, तो 60% है। चलो शुरू करते हैं आंतरिक अपव्यय वाली नदियाँ। तो सबसे पहले आती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है दृशद्रवती नदी, उपनाम सरस्वती, मर्त नदी और नट नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्गम होता है वो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से होता है। और इनकी कुल लेंथ है वो 495 किलोमीटर है और जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहती हैं। और घग्गर नदी की सबसे बड़ी जो आंतरिक प्रवाहिकी नदी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी ये नदी है। और हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में तलवाड़ा नामक झील में ये प्रवेश करती हैं। और यह नदी हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर के पास विलुप्त हो जाती हैं और अधिक वर्षा होने के कारण यानी इसका जो प्रवाह है वो पाकिस्तान के पोर्ट अम्बास यानी बाहलपुर जो पंजाब प्रांत का है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, वहाँ पे जाकर भी विलुप्त हो जाती हैं। और वहाँ इसके जो बहाव क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। और हनुमानगढ़ में और गंगानगर में जो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को अपन पाट के क्षेत्र को अपन नाली के नाम से जानते हैं। और इस नदी पर विकसित जो सभ्यता है वह कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। अगली नदी है कांतली नदी। और कांतली नदी का जो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, इनकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। और इसकी जो नदी के बहाव क्षेत्र को अपन बोलते हैं तोराबाटी। यह नदी सीकर से निकलकर झुंझुनू में बहती हुई और जयपुर जिले की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। और कांतली नदी के किनारे पर इस विकसित जो सभ्यता वो दो हैं। एक तो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में स्थित है, जो ताम्र युगीन सभ्यता है। दूसरी जो सभ्यता है वो सोनारी सभ्यता जो झुंझुनू में स्थित जो लोहा युगीन सभ्यता विकसित है। अगली नदी है कांकनी या फिर कांके नदी। और कांकनी नदी को भी मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो जैसलमेर जिले के यानी जो कोठरी गांव है वहाँ से होता है। और ये मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं और भुज झील का ये भी निर्माण करती हैं। अगला मेंथा नदी। तो जयपुर जिले के मनोर थाना से ये मेंथा नदी का उद्गम स्थल है और इनका जो बहाव है वो जयपुर नागौर में लोणवा जैन तीर्थ स्थल है जो सबसे पवित्र स्थल है, ये नागौर में है और इसी नदी के किनारे पे स्थित है। और अजमेर जिले में प्रवेश कर ये सामर झील में अपना जो यानी ये विलुप्त हो जाती है, अपना जल ये सामर झील में गिराती है। अगली नदी है सांबी। तो सांबी नदी का जो उद्गम होता है वो सेवर की पहाड़ी से होता है और ये नदी हरियाणा के पटौदी के निकट नफसगढ़ झील में यानी ये अपना जल गिराती है, वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर जो विकसित सभ्यता है वो जोधपुर है, जोधपुर जयपुर में है, न कि जोधपुर, ठीक है ना। तो ये जयपुर में ये लोहा युगीन सभ्यता है। इसके बाद रूपारेल नदी, इसे वराहा या लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो अलवर जिले के थानागाजी तहसील के उदयनाथ की पहाड़ियों से है और ये यानी भरतपुर में जाके क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। रूपारेल नदी पर स्थित जो झील है जिसको कहते हैं मोती झील, ये सिंचाई के लिए जलापूर्ति के लिए काम में लिया जाता है। ये मीठे पानी की झील है और इसे भरतपुर जिले के अंदर लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक और इस रूपारेल नदी के ऊपर बनने हुई एक नहर है जिसको अपन सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है, इस नहर। और यह नहर क्या करती है, मोती झील और लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर
की आपस में यानी जोड़ती है। इसे एक लिंक नहर के नाम से भी जाना जाता है। रूपनगढ़ नदी यह सलीमाबाद निम्बार्क संप्रदाय अजमेर से निकलकर ये सांभर झील में मिल जाती हैं। और अन्य नदियाँ अक्सर ये दोनों इंपॉर्टेंट नदी हैं ये, और 2-3 बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि रोहिली नदी कहाँ पे है, तो जैसलमेर में, और निवड़ा नदी कहाँ पे है, तो बाड़मेर में। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में राजस्थान के अरब सागर में गिराने वाली नदियाँ, सबसे पहले लूणी नदी आती हैं और इसका उद्गम स्थल देखिए 2 शाखाओं से होता है। पहली शाखा सागरमती के नाम से जानी जाती है, जिसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से होता है। दूसरी शाखा सरस्वती नदी के नाम से होता है। ये जो नदी निकलती है पुष्कर झील से निकलती हैं, और यानी उद्गम के बाद ये दोनों नदियाँ आपस में एक संगम स्थल बनाती हैं, और वो संगम स्थल जहाँ पर गोविंदगढ़ के पास में स्थल बनाती हैं। और इसके बाद में जो नदी बहती हैं, और ये नदी लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। इसका प्राचीन नाम है लवणवती या लवणाद्री, और कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा, और अन्य इसके नाम है मरुस्थल की गंगा या फिर मरुगंगा के नाम से ये जानी जाती है। इसके बाद राजस्थान का कुल अफवाह तंत्र 10.40% भाग रखता है। इनकी कुल लेंथ यानी 495 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती हैं। यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। एक का नाम अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर में बहती हैं, और कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। लूणी नदी का पानी है बालोतर तक मीठा रहता है, इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को आधी खारी आधी मीठी के नाम से जानी जाती है। इस पर स्थित बांध कौन कौन से हैं, तो इस नदी पर स्थित बांध है जोधपुर में जसवंत सागर बांध है, और इस जसवंत सागर जो बांध को अपन पिचाक बांध के नाम से भी जानते हैं। इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुइया, सुगड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पहली जवाई नदी, इसका जो उद्गम होता है गोरिया की पहाड़ी पाली से होता है, और जवाई नदी पर यानी जो जवाई बांध बना है जो सुमेरपुर पाली के निकट में स्थित है, और इसको अपन मारवाड़ का अमर सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सही परियोजना, ये जो सही परियोजना है ये जवाई नदी की जलापूर्ति के लिए यानी ये एक परियोजना बनाएगी। ये उदयपुर से पाली तक या सुरंग बनाकर जवाई बांध तक या सही का पानी लाने का ये काम करती हैं। इसके बाद जोजड़ी नदी, इसका उद्गम होता है नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियों से। यह लूणी नदी के दाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है। इसके बाद सुगड़ी नदी, इसका उद्गम होता है पाली से, और इस पर स्थित जो बांध है जिसका नाम है बांकड़ी बांध, ये है जालौर में। इसके बाद में बांडी नदी, और बांडी नदी का उद्गम होता है हेमावास गांव पाली से, और हेमावास बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। इनकी जो सहायक नदी है गुइया, और इस नदी पर स्थित एक जलप्रपात है यानी झरना है जिसको कहते हैं भीलबेरी जलप्रपात। ये भीलबेरी जलप्रपात, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है या झरना कौन सा है, तो भीलबेरी जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो पानी नदी पर स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले जो चूरिया जलप्रपात आता था, लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में खारी नदी, उद्गम होता है सिरोही की शेरगांव की पहाड़ियों से। सागी नदी का जो उद्गम होता है वो है जालौर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, और दोनों ही ये लूणी नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद माही नदी, और माही नदी का उद्गम होता है वो महन झील जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनकी कुल जो लंबाई है यानी बहती है नदी, ये 580 किलोमीटर बहती हैं। और माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य में यानी बहती हैं, और राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू ग्राम में क्या करती प्रवेश करती हैं। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, यू आकार की आकृति बनाती हैं। इसे काटल की गंगा या बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। और माही नदी है, इसके जो खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, अपना विलुप्त हो जाती है, यानी ये पानी अपना खंबात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी पर स्थित बांध कौन कौन से हैं, तो माही नदी पर माही बजाज सागर जो परियोजना बांसवाड़ा में स्थित है, यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और ये राजस्थान और गुजरात की जो पार्टनरशिप है वो यानी 55:45 है। ये 55 है गुजरात और 45% है राजस्थान की। यानी इनमें यानी इस नदी पर या इस बांध के ऊपर यानी 3 डैम बने हुए हैं। इस नदी पर 3 डैम बने हुए हैं। पहला जो अपन पढ़ रहे हैं कि माही बजाज सागर बांध, और दूसरा है कड़ाना बांध, ये गुजरात में स्थित है। माही जो बजाज सागर बांध है
इस बांध पर भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना संचालित है और बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और यह बांध राजस्थान के का सबसे लंबा बांध है। यह बांध 3109 मीटर लंबा है और एक बांध और है जिसको कहते हैं कादली पीकअप बांध, ये बांसवाड़ा में। माही नदी की सहायक नदी सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी, ईरू नदी, अनास नदी, हरण नदी और मोरेन नदी और भादर नदी आदि ये माही नदी की सहायक नदी है। अब सोम नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है बिछामेड़ की पहाड़ियाँ उदयपुर से हैं। यह बेणेश्वर, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम बनाती हैं और इस पर सोम कागदर परियोजना उदयपुर में स्थित है और सोम नदी पर डूंगरपुर में सोम अम्बा कमला परियोजना संचालित हैं। इनकी जो सहायक नदियाँ टीटी, गोमती और सारनी। इसके बाद में माही नदी की जाखम नदी सहायक नदी पढ़ते हैं। तो इसका जो उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। ये छोटी चादड़ी जो प्रतापगढ़ में स्थित है, इसका जो संगम स्थल है डूंगरपुर में सोम नदी में होता है, जो वेणेश्वर धाम बोलते हैं, वहाँ से उनका संगम स्थल है। और जाखम नदी प्रतापगढ़ में जाखम बांध बनाता है और जाखम बांध के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि भी जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी जो कुल हाइट है वो 81 मीटर ऊंची है। इसके बाद अनास नदी, इसका जो उद्गम है आम्बेर गांव के निकट मध्य प्रदेश में है और बांसवाड़ा में माही नदी में ये मिल जाती है। अनास बांध ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है और इस पर जो विद्युत परियोजना संचालित है। इसके बाद मोरिन नदी, तो मोरिन नदी का उद्गम होता है डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है और गलियाकोट जो डूंगरपुर में है वहाँ पे जाकर वहाँ के समीप यानी माही नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद में साबरमती नदी, इस नदी का उद्गम होता है उदयपुर यानी के पास में, उदयपुर के पास में जो होता है अरावली पर्वत श्रृंखला से। फिर यह राजस्थान में उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर होते हुए और गुजरात के साबरकांठा या अहमदाबाद और गांधीनगर होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बाद में इनकी कुल लंबाई 415 किलोमीटर और ये राजस्थान में 40 से 45 किलोमीटर बहती हैं। और मानसी बाकल जल सुरंग ये इसी नदी पर स्थित है। उदयपुर देवास परियोजना ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग जिनकी लेंथ है, जो लंबाई है वो 4.6 किलोमीटर है। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं सही, मानसी, हाथमती, वैतरणी, वाक्कल और खारी नदी, ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पश्चिम बनास नदी, पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है वो सिरोही जिले के नया सानवरा गांव से के निकट यानी अरावली की पहाड़ियों से होता है। और पश्चिम बनास नदी का जो बहाव है वो ये गुजरात के बनासकांठा में, गुजरात में ये प्रवेश करती हैं तथा यह लिटिल रन यानी कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है डीसा नगर, ये पश्चिम बनास नदी पर ही बसा हुआ शहर है। इसके बाद पश्चिम बनास नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है और राजस्थान के सिरोही जिले में यानी 50 किलोमीटर बहती है। सेंस गुजरात में बहती हैं। और पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं सुकली, खारी, सुकेत, बलराम और सीपू, सेवरन, धारवोल और कुकड़ी और गोहनन, तो ये इनकी सहायक नदी है। अब लास्ट पढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाणगंगा। तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या रूडित नदी 2012 के अंदर उसे घोषित किया गया था, क्योंकि ये रूडित का मतलब होता है कि पहले ये अपना जो पानी था वो यमुना नदी में गिराती थी, लेकिन अब है वो पहले ही यमुना नदी से गिराने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। इसका जो उद्गम है विराट की पहाड़ी है जयपुर से होता है। इनकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा, भरतपुर जिले में, अंत में फतेहाबाद उत्तर प्रदेश की यमुना में नदी में मिल जाती है, लेकिन अब वर्तमान में ये नहीं मिलती, ये पहले ही विलुप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी पर जो बांध बने हुए, एक तो जम्मवा रामगढ़ बांध है जो जयपुर में, एक ऐजान बांध है जो भरतपुर केलवा देव अभयारण्य में स्थित है। नोट कि इस बांध में जल की कमी होने पर यानी इसमें पंचाना बांध क्रोली में जलापूर्ति करता है और पंचाना जो बांध है वो 5 नदियों से बना हुआ है। और बाणगंगा कम बारिश होने पर भरतपुर में विलुप्त हो जाती हैं तथा ज़्यादा बारिश होने पर फतेहाबाद में यमुना मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ गुमटी, सूरा, सूरी या
पलोसन। अगली गंभीरी नदी। गंभीरी नदी भी, इसका जो उद्गम होता है नादोदी की पहाड़ियाँ करौली से होता है। इनकी सहायक नदी है वो पांचना नदी। और पांचना नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस नदी पर करौली जिले में पांचना बांध बना हुआ है, जो मिट्टी से पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो आपसे पूछा जा सकता है मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है, तो पांचना बांध है। और ये कहाँ पे है, करौली में। पांचना नदी क्यों ना पड़ा, क्योंकि ये 5 नदियाँ आकर अक्सर यहाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, भद्रावती, भैंसावर, माची, अट्टा, बरखेड़ा। अब पढ़ते हैं अपन चंबल नदी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यह राजस्थान की प्रमुख नदी है, और राजस्थान की इसे कामधेनु कहते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम है चरमवती नदी। यह राजस्थान की 12 मासी बहने वाली नदी है। इनकी कुल लंबाई आपको 2 मिलेगी, 1051,995 किलोमीटर। और राजस्थान में इनकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। और चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर सबसे पहले चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। तो चित्तौड़गढ़ और ऐड कर लेना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ 84गढ़ में पहले बार ये प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। और वह सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिले तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं। यह नदी इटावा के नज़दीक मुरादगंज के पास या यमुना नदी में मिल जाती है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त प्रयोजन है, और दोनों की जो पार्टनरशिप है वो 50-50 है। और केशवराय पाटन के पास यह पाठ अधिकतम व गहराई भी अधिक होती है। चंबल नदी पर स्थित एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जिसकी हाइट है वो 18 मीटर ऊंची है। तो ये भी इनको याद कर लेना। चंबल नदी पर स्थित जो बांध है उनकी जो संख्या है वो है 4, ठीक है ना। और ये संयुक्त परियोजना होगी, और इन यानी कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट होती हैं। और ये नीचे पढ़ लेते हैं अपन कि 4 बांध में कौन कौन से बांधों में विद्युत उत्पादन होता है, और कौन से बांध से जो सिंचाई परियोजना संचालित है। तो सबसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ कि भी क्रम के हिसाब से देखिए। सबसे पहला जो बांध आता है उद्गम स्थल से, मैं बता रहा हूँ उद्गम स्थल से भी पहला जो बांध आता है वो आता है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ कुल विद्युत उत्पादन होता है जो 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ बनी हुई हैं। कुल मिलाकर 115 मेगावाट यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है यहाँ से। इसके बाद में प्रताप सागर बांध राउतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, और कुल मिलाकर यानी यहाँ पे 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ 172 मेगावाट उत्पादन होती हैं। इसके बाद में जवाहर सागर बांध ये कोटा में स्थित है, और यहाँ पे कुल विद्युत उत्पादन होता है 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ, जो 99 मेगावाट यहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। तो कोटा बिराज बांध कोटा केवल और यहाँ पे सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। और अब कई बार क्रम से पूछा जाता है कि भाई निर्माण के आधार पर यानी सबसे पहले किस बांध का निर्माण हुआ। तो इनकी एक ट्रिक है गांधी का राज। यानी सबसे पहले गांधी का राज मतलब गांधी सागर पहला जो डैम बना था इस नदी के ऊपर। दूसरा का से मतलब होता है कोटा बिराज, तो कोटा दूसरी बार बना था। और तीसरी बार यानी राज है तो राय से बनता है राणा प्रताप सागर बांध। और चौथा है जय से जवाहर सागर बांध। तो ये आप इनके सीक्वेंस याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब तक मैंने 3-4 बार देख लिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो अपन 2 तरीके से बांट लेंगे कि दाएं तरफ से जो मिलने वाली नदियाँ और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी वो पढ़ेंगे कि काली सिंध नदी और पार्वती नदी, आहू नदी, कुनू नदी। और बाएं तरफ से जो बनास नदी, मेज नदी, वापनी नदी जो आकर मिलती हैं। सबसे पहले देखिए काली सिंध नदी। तो यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट या बागली की पहाड़ियों से निकलती हैं। यह राजस्थान के झालावाड़ जिले के रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और इसका बहाव क्षेत्र झालावाड़, कोटा और बारां जिला है। और यह कोटा जिले के नोनेरा नामक स्थान है, वहाँ पे जाकर यानी ये चंबल में मिल जाती हैं। इसकी जो सहायक नदी है आहू, परवन और निमाज और उजाड़ नदी है। इसके बाद में इसकी जो सहायक नदी है आहू नदी, काली सिंध की आहू नदी है, ठीक है ना। तो आहू नदी पढ़ते हैं पहले। आहू नदी मध्य प्रदेश के निकट यानी सुसनेर गांव से इनका उद्गम होता है। और राजस्थान में यह नंदपुर गांव है जो झालावाड़ में स्थित है, यहाँ से ये प्रवेश करती हैं। इसका जो बहाव क्षेत्र है झालावाड़ और कोटा सीमा के पास में बहती हुई झालावाड़ के गांगरोन
में काली सिंध में मिल जाती हैं और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर राजस्थान का एक जल दुर्ग स्थित है जिसका नाम है गांगड़ोन दुर्ग। इसके बाद में परमन नदी उद्गम मालवा का पठार या मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में प्रवेश करती हैं खारीबोर गांव झालावाड़ से और काली सिंध नदी में विलय कोटा सीमा के पास पलायता गांव 12 के पास यानी हो जाता है और परमन नदी पर स्थित दो शेर गढ़ अभियान भी स्थित है। इसके बाद में निमाज नदी इसका उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ी और के पास में राजगढ़ नामक स्थान से होता है। राजस्थान में यह कोलूखेड़ी के निकट झालावाड़ जिले में ये प्रवेश करती हैं। भाव क्षेत्र ये झालावाड़ जिले में बहती है और झालावाड़ और बारां जिले की सीमा पर अकलेरा के निकट यानी परवन नदी में मिल जाती है। इसके बाद में पार्वती नदी इसका जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के सहौर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और यह राजस्थान के बारां जिले के करिया हाट गाँव में प्रवेश करती हैं। उनका जो भाव क्षेत्र है वो बारां और कोटा जिला है और ये सवाई माधोपुर जिले में पलिया गांव कोटा के नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद कूनू नदी उद्गम स्थल है वो गुना शहर मध्य प्रदेश है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो बारां जिले में स्थित मुशेड़ी गांव व कोटा जिले में स्थित गोवर्धनपुरा गांव को 2 बार प्रवेश करती हैं। तो ये वो अपने आप में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है। इसके बाद पढ़ते अपन बनास की इसकी जो सहायक नदी है बनास नदी। तो बनास नदी जो नदी है वो बाएं तरफ की नदी है, सहायक नदी है। तो बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं और बनास नदी पूर्ण रूप से बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इनकी कुल लंबाई 522 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 422 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी राजमा से होता है और बहाव नदी का जो बहाव है वो यानी कौन कौन से जिलों में बहती हैं तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में ये बहती हैं और रामेश्वर नामक स्थान पर यानी सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी बनास सीप नदियाँ आकर मिलती हैं, उसे अपन त्रिवेणी संगम स्थल बनाती हैं। तो त्रि का मतलब होता है त्रि और वेणी का मतलब होता है नदियाँ, तो 3 नदियों के संगम स्थल को अपन त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम तो बनास नदी सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाती हैं और बनास नदी पर स्थित तो त्रिवेणी संगम है वो 3 है। पहला भिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास यानी बनास, बेड़स और मेनाल नदियाँ तीनों आकर आपस में मिलती हैं। सेकंड है राजमहल टोंक, यहाँ पे बनास, डाई और खारी नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं। और तीसरा है देवदाम जोधपुरिया जो बनास, मासी और बांडी नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं। और अंतिम है रामेश्वर धाम जहाँ पर बनास और चंबल सीप नदियाँ आपस में जाकर वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बनास नदी पर स्थित बांध है। बनास नदी पर एक तो बिसलपुर नामक बांध है जो टोंक में स्थित है, दूसरा है इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में स्थित है। सहायक नदियाँ हैं 2 प्रकार बांटेंगे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। और दाएं तरफ है बेड़च नदी, मेनाल नदी और बाएं तरफ है कोठारी, खारी, डाई, मासी, बांडी और मोरेल और काली सिल नदी और सीप नदी। बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुदा की पहाड़ी से होता है। इसे आर्य नदी के नाम से भी जानते हैं और इसी किनारे पर आहड़ सभ्यता के प्रमाण भी मिले और ये सभ्यता विकसित हुई। इनकी कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। इसका नाम बेड़च उदय सागर में गिरने के बाद होता है। तो पहले इसका जो नाम होता है आर्य नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल यानी गोगुदा से लेकर और उदय सागर झील तक यानी उसे आर्य नदी के नाम से जाना जाता है और इसके बाद में उसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी में गंभीरी नदी आकर मिलती हैं और इस नदी पर बना हुआ जो बांध है वह गोसुंडा बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इनकी जो सहायक नदी है गंभीरी नदी और गुजरी नदी, बाघा नदी और अब पड़ेंगे गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी मध्य प्रदेश के जावरा की पहाड़ियों से रतलाम मध्य प्रदेश से ये निकलती हैं और ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा गांव में प्रवेश करती हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में ये बेड़च नदी में विलुप्त हो जाती हैं या कह सकते हैं विलय हो जाती हैं। विलुप्त नहीं कह सकते, विलय हो जाती हैं। इसके बाद में मीनाल नदी उद्गम होता है मांडलगढ़ी पहाड़ियाँ भीलवाड़ा के निकट और मीनाल जलप्रपात बनाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में मीनाल नदी पर स्थित है मीनाल जलप्रपात। इसके बाद मीनाल नदी बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास यानी बनास, बेड़स, मीनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित ये विलुप्त हो जाती हैं और विलय हो जाती हैं।
कोठारी नदी, इसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ राजमंद में है। यह नदी या कह सकते हैं इस नदी पर जो बागोर सभ्यता जो विकसित है हुई है, और ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये बनास सभ्यता की जो बागोर सभ्यता जो बनास संस्कृति से रिलेटेड है, और यह राजमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में बहती हुई और भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में मेजाबान भी बना हुआ है, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके बाद खारी नदी, इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ राजमंद से होता है, और यह जो राजमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहकर देवली, राजमहल, टोंक के निकट या बनास नदी में मिल जाती है। इनकी जो सहायक नदी है मानसी नदी। मासी नदी ये देवधाम जोधपुरिया के निकट यानी बनास नदी, मासी नदी और बांडी नदी, ये त्रिकोण संगम बनाती है वहाँ पे। और इसके बाद मोरेल नदी, उद्गम चेरपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर, भाव क्षेत्र, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बनास नदी में विलय हो जाती हैं। और मोरेल बांध जो बना हुआ है इस नदी पर सवाई माधोपुर में स्थित है, और इसकी सहायक नदियाँ डूंड और काली सील नदी। एक तो अपन काली सील पड़ी थी, ये काली सील नदी है। और इसके बाद डूंड नदी, तो अचरोल की पहाड़ियाँ जयपुर, मोरेल नदी में ये विलय हो जाती हैं। इनकी जो सहायक नदी है द्रव्यवती नदी, और द्रव्यवती नदी अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यवती नदी अमीन या फिर अमानी सहायक का नाला कहा जाता है, जो जयपुर शहर के मध्य में इससे निकलता है। और इस नदी का उद्गम जैसिया गांव की पहाड़ियों से होता है, जो जयपुर में स्थित है। इसके बाद कालीसी नदी, सपोटरा की पहाड़ियाँ, करौली से होता है। और केला देवी जो मंदिर है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद मेद नदी, यह नदी जो भीलवाड़ा की बिजोलिया के निकट से निकलती हैं, और यह कोटा बूंदी की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती हैं। इनकी जो सहायक नदी है बाजन, कुराल, मांगली नदी। कुराल नदी उपरमाल के पठार के से निकलकर बूंदी के पूर्व से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद मांगली नदी, और मांगली नदी ये बूंदी जिले की प्रमुख नदी है, और यह मेद नदी की सहायक नदी है। और भीमरथ जो जलप्रपात ये मांगली नदी पर स्थित है। इसके बाद घोड़ा पछाड़ नदी, यह नदी बिजोलिया झील से निकलती हैं। यह सागवाड़ा के निकट मांगली नदी में मिल जाती है। इसके बाद में बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी, तो यह नदी जो चंबल की सहायक नदी है, ये हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ जो चित्तौड़गढ़ जिले में, यहाँ से ये निकलती हैं, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ये चंबल नदी में मिल जाती हैं। चाकण नदी, यह नदी बूंदी जिले से निकलती हैं, सवाई माधोपुर के कर्णपुरा गांव में चंबल में मिल जाती हैं। और बूंदी जिले की नेनवा तहसील जो है वो इस पर यानी चाकण बांध भी बना हुआ है। इसके बाद एक तो गंभीरी नदी, एक है ये गंभीर नदी, और इसे उटगन नदी भी कहते हैं। ये भी कई बार अक्सर पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी को उटगन नदी कहा जाता है, तो गंभीर नदी को कहा जाता है। तो भारत में राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है, और यह राजस्थान की करौली और अरावली पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, और धौलपुर जिले में कुछ भाग राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा, राज्य की जो सीमा निर्धारण ये करता है। यह नदी केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान को पानी प्रदान करती है, और अंत में जाकर यमुना नदी में विलय हो जाती है। इनकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर। अब नदियों के किनार पर स्थित दुर्ग कौन कौन से हैं, तो भैंसरोड दुर्ग है, तो वो चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है, जो बारा जिले में स्थित। और गांगड़ों दुर्ग ये आहू काली सील नदियों के संगम पर स्थित है, जो ये झालावाड़ में स्थित। मनोहर थाना दुर्ग है, ये परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर स्थित है, जो ये बारा में स्थित है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगले वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झील। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।